नमस्कार। आज हम लोग महात्मा गांधी पर अध्ययन करेंगे। यहाँ से ज्यादा सवाल आते हैं, इसलिए एक वीडियो में समाहित कर पाना मुश्किल है। इसके लिए कई वीडियो बनाना पड़ेगा, छोटा छोटा। पहले वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनका जो जीवन परिचय है, राजनीतिक विचार है, बहुत सारे पॉइंट्स है, उसका हम लोग अध्ययन करें। किस प्रकार से देश की आजादी में इनका योगदान रहा, सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे काम इन्होंने किया, कैसे कैसे किया, वो सब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं इनके जीवन परिचय की तरफ। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को। पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, इसीलिए इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। माता जी का नाम पुतलीबाई था, पत्नी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पिताजी काफी पैसे वाले थे, पोरबंदर रियासत के प्रधानमंत्री थे, बीकानेर और राजकोट रियासत के दीवान हुआ करते थे। तो ऐसा नहीं थी, गरीबी की हालत में अच्छे खासे पैसे वाले थे, तभी तो महात्मा गांधी लंदन में पढ़ाई पढ़े। और इस तरीके से देखेंगे कि इतना पैसे वाले होते हुए किस प्रकार से अदनग्न फकीर की अवस्था में आ जाते हैं, वो सब हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि गांधी जी के प्रेरणा स्रोत क्या है, कहां कहां से इन्होंने प्रेरणा लिया हुआ था। उपनिषद से भी लिया था। उपनिषद में क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मो ना पर, यानी इंसान और भगवान अलग अलग नहीं है, ये वेदांत सिखलाता है, ये उपनिषद बताता है। गीता से भी इन्होंने सीखा था। गीता से क्या सीखा था? कर्म का सिद्धांत सीखा था। बाइबिल से भी सीखे थे। बाइबिल क्या सिखाती है? कि मनुष्य मनुष्य भेद नहीं होना चाहिए। हजरत मोहम्मद साहब से भी सीखा था, कहते सो का प्यूरी सोर्स ऑफ नॉलेज, किसी से नफरत नहीं करना चाहिए, जहां से कहीं भी अच्छी चीज मिले वहां से सीख ले लेना चाहिए। और गांधी जी तो जहां अच्छी लगती थी वहां से सीख लेते थे। हजरत मोहम्मद साहब से भी उन्होंने सीखा था। क्या सीखा था? हिजरत सीखा था। हिजरत का मतलब क्या होता है? स्थान को बदल देना। कब? मेरे यहाँ रहने से बहुत से लोगों को समस्या हो रही है, तो हम स्थान को बदल दें, वहां से हट जाएं। ये सीखा था गांधी जी ने मोहम्मद साहब से। टॉलस्टॉय से भी सीखा था। टॉलस्टॉय से क्या सीखा था? टॉलस्टॉय ने कहा था, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है, रब तुझ में दिखता है। तुम्हारे अंदर क्या है? रब है। जब इस प्रकार का भाव आ जाए, सबके अंदर रब है, तो मनुष्य मनुष्य में नफरत नहीं होगा, मानवतावाद का विकास होगा। सब में क्या दिखेगा? रब दिखेगा। ये टॉलस्टॉय ने बतलाया था। कन्फ्यूशियस से भी इन्होंने सीखा था। कन्फ्यूशियस से क्या सीखे थे? कन्फ्यूशियस ने कहा कि ऐसा व्यवहार मत करो तुम, क्या, जो तुम दूसरों से नहीं चाहते हो। बड़ी अच्छी लाइन सीखा। जॉन रस्किन से भी इन्होंने सीखा था। क्या सीखा था? अनटू दिस लास्ट। और यहीं से सर्वोदय का विचार लिया। कहा जाता है कि राजनीतिक जीवन में सर्वाधिक प्रभाव अगर पड़ा है गांधी जी के ऊपर, तो इसी पुस्तक ने डाला था। डेविड हेनरी थ्योरो से भी इन्होंने सीखा था। थारो जिसको बोला जाता है, क्या सीखा था? थारो कहता था क्या? राज की जरूरत ही नहीं है। क्यों राज की जरूरत? इसलिए नहीं कि लोग इतने नैतिकवान हो जाएं कि राज्य की जरूरत पड़े ना, पुलिस की जरूरत ही ना पड़े, न्यायपालिका की जरूरत ही ना पड़े। इस तरीके से उसने बतलाया। तो गांधी जी कहते थे हाँ, नैतिक होना चाहिए, ताकि पीछे पीछे पुलिस न चले, पीछे पीछे कानून न चले, लोग इतने ईमानदार हो जाएं। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु ही थे, उनसे तो बहुत कुछ सीखा था इन्होंने। गांधी जी ने लेख भी तैयार किया, इनकी कृतियां भी हैं, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज इनकी फेमस किताब है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, याद रखेंगे, ये और इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है। ये आत्मकथा है गांधी जी की, जो गुजराती में इन्होंने लिखा था। 1940 में महादेव देसाई ने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। ये बात जानते रहिएगा, यहां से भी सवाल आते हैं। सर्वोदय भी लिखा था इन्होंने, जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है। इंडियन ओपिनियन भी इन्होंने लिखा था।
पत्र निकालते थे। यंग इंडिया इन्हीं की थी, हरिजन इन्हीं की थी, नवजीवन इन्होंने ही लिखा था। इनके राजनीतिक विचार क्या रहा है उस पर हम लोग अध्ययन करते हैं। गांधी जी कहते कि मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, और आप देखे होंगे कभी वो राजनीति में नहीं रहे। जब देश आजाद हो गया तुरंत हट गए। तो उन्होंने क्या कहा, यदि मैं राजनीति में हूं तो इसका मुख्य कारण क्या है कि सर्पणी की तरह मुझे ये घेरी हुई है और मैं इससे जूझना चाहता हूं। मेरा शौक नहीं है। जब देश आजाद हो जाएगा तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा, और ठीक वैसे ही हुआ। गांधी जी कहते थे कि मैं राजनीति में धर्म का प्रवेश कराना चाहता हूं। धर्म कहते, धर्म बगैर राजनीति क्या है, कूड़ा है। गांधी जी कहते थे राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकती। इसीलिए गांधी जी क्या कहते थे, राज्य कैसा होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। गांधी जी कहते थे दुनिया का कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। और याद रखिएगा, गांधी जी का ही अपना देश, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। ये दोनों लाइन विरोधाभास का है। गांधी जी कहते हैं दुनिया का कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, और गांधी जी का ही देश धर्मनिरपेक्ष है। आखिर मीनिंग क्या है? क्या गांधी जी गलत है, हमारा संविधान सही है? अब यहां देखने की जरूरत है, गांधी जी भी सही हैं, हमारा संविधान भी सही है जो सेकुलर की बात करता। कैसे? इसको फिगर के माध्यम से देखिए। ये देखिए, कोई देश है, दुनिया कोई देश, हर देश के लिए बोले थे। भारत का है तो भारत भी एक देश है, और यहाँ पर शासन होता है। शासन किसके माध्यम से? राजनीति के माध्यम से। राजनीति, तो जो शासन होगा राजनीति के माध्यम से, तो ये कहा गया धार्मिक होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष नहीं। तो आखिर धर्म की मीनिंग क्या है? धर्म का समावेश कराना चाहते थे किसमें? राजनीति में। तो धर्म की मीनिंग क्या है? धर्म की दो मीनिंग है, एक होती है रिलीजन और दूसरा होता है ड्यूटी। रिलीजन और दूसरा ड्यूटी। देखिए कई बार लिखा रहता है क्या, कर्म ही धर्म है। गौर करिएगा इस फिगर के माध्यम से। गांधी जी यहां पर इसकी बात नहीं करते थे, गांधी जी इसकी बात करते थे। ये क्या है? ये कर्म है, ये ड्यूटी है। दुनिया का कोई भी देश अगर अपने कर्म से विमुख हो जाए तो देश का संचालन वो ठीक से नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। दुर्भाग्य देखिए, आध्यात्मिकरण तो नहीं, अपराधीकरण जरूर हो गया। राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। अब ये राजनीति का आध्यात्मिकरण क्या है, इसको जरा देखिएगा। इसी फिगर समझ लीजिए। ये राजनीति है, उसमें धर्म का समावेश कराना चाहते हैं। कहते हैं क्या, धर्म के बगैर राजनीति कूड़ा है। धर्म का समावेश राजनीति में चाहते हैं, तो राजनीति का आध्यात्मिकरण कैसे कराना चाहते हैं? यहाँ पर कर्म भी दो प्रकार से संचालित होते हैं। एक तो मन से, और दूसरा होता है अंतरात्मा से। अंतरात्मा, मन और अंतरात्मा में फर्क होता है। क्या फर्क होता है, इसको जरा देखिएगा। मान लीजिए किसी का कोई सामान गिरा हो, मोबाइल गिरा हो, या नोट की गड्डी कहीं गिरी दिख जाए, तो मन क्या कहेगा? तत्काल बेटा भाज दो। मन तो ये कहेगा, काफी चांस यही कहेगा। यानी सही भी कह सकता है मन, गलत भी कर सकता है, दोनों विचार आ सकते हैं। लेकिन अगर गलत विचार आएगा तो अंतरात्मा क्या कहेगी? नहीं बेटा तुम गलत कह रहे हो। ये हमेशा सत्य की बात करेगी, ये चोरी की बात नहीं करती है, बेईमानी की बात नहीं करती। मन जब गलत करने को कहता है तो अंतरात्मा रोकती है। इस अंतरात्मा की कोई भाषा नहीं होती, इस अंतरात्मा की कोई स्थान नहीं होता, इस अंतरात्मा का कोई समय नहीं होती। वो सर्वकालिक है, सर्वव्यापक है, हर जगह वो सत्य ही बोलेगी। ऐसा नहीं कि यहाँ कहे चुरा लो और दूसरे स्थान पर जाए तो कहे ना चुराओ। याद रखिएगा, अंतरात्मा हर जगह क्या करती? सत्य बोलती है। तो राजनीति में अंतरात्मा का प्रवेश कराना चाहते थे। राजनीति को क्या कराना चाहते थे? आध्यात्मिकरण कराना चाहते थे। और आज हमारे देश के जो शासक है, तकरीबन
दुनिया में ले सकते हैं। अब भारत का तो बिल्कुल ले लीजिए, राजनीति में अंतरात्मा की आवाज से संचालन क्या होता है, बाहरा, यानी देखेंगे कि बाहरी आवरण कुछ और पहनते हैं, अंदर कुछ और है। गांधी जी ने 1926 में कहा था प्रत्येक कांग्रेसी खादी पहने और सफेद पहने। कांग्रेस आज की कांग्रेस नहीं, उस समय की कांग्रेस जब देश की आजादी के लिए तैयार हुई थी। उन्होंने खादी क्यों कहा कि खादी भारतीय काटते हैं जिससे पैसा भारत वालों को मिले। सफेद क्यों कहा, 1926 में पूर्वोत्तर का पहला अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वहां कहा गया प्रत्येक कांग्रेसी खादी पहने और सफेद पहने। सफेद इसलिए सादा जीवन, उच्च विचार की बात की गई है नेताओं के लिए, लेकिन कितने गंदे विचार होते हैं आप लोग देखते ही रहते हैं। आज जितने नेताओं खुद जानते हैं गांधी जी के फोटो जरूर पीछे लगा रहता है, बस फोटो ही लगा है और कैसे कैसे चलते हैं आप लोग देखते हैं। तो अंतरात्मा की आवाज से नहीं चलते हमारे देश के नेता, मन के हिसाब से चलते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं। दुनिया की कोई व्यवस्था सिर्फ कानून से संचालित नहीं हो सकती, कानून के साथ साथ नियम के साथ साथ नियत की जरूरत होती है। और जहां नियत साफ होती है अंतरात्मा वाली, वहां किसी भी कानून की जरूरत होती ही नहीं। माँ का हृदय पवित्र होता अपने बच्चे के लिए, वो बच्चे के पालन के लिए कहीं भी नियम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी नियत साफ है। जब नेता की नियत साफ हो जाए तो नियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतरात्मा द्वारा संचालन होता है। तो राजनीति का यह आध्यात्मिकरण कराना चाहते थे, दुर्भाग्यवश अपराधीकरण होता चला जा रहा है। हालांकि काफी हद तक एक्शन भी लिया जा रहा है, आप लोग जानते ही हैं। फिर और आगे देखते हैं, गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी बोला जाता है। अब देखिए बड़ा अजीब लाइन है, अराजकतावादी थे गांधी जी। अराजकतावाद नाम लेते ही बहुत से लोग भड़क जाते हैं, कहते हैं ये क्या गांधी जी को अराजकतावादी बोल रहे हैं। गांधी जी अराजकतावादी थे, कौन से अराजकतावादी ये देखना है। अराजकतावाद कहते किसको, अगर हम लोग देख लें तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि गांधी जी अराजकतावादी थे या नहीं थे, तो कैसे थे। तो अराजकतावाद होता क्या है, एक फिगर के माध्यम से मैं बता देता हूं, हालांकि आगे चल करके चैप्टर हम लोग देखेंगे। दुनिया के किसी भी देश में अगर कानून बनाया जाता है तो कानून का उद्देश्य क्या होता है, व्यवस्था स्थापित करना। व्यवस्था जिसको बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कानून बनाया जाता है सुव्यवस्था के लिए, व्यवस्था स्थापित करने के लिए। अगर कानून के अनुसार शासन हो रहा है तब तो ठीक, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। अगर कानून के अनुसार शासन नहीं है तो कहते हैं अराजकता व्याप्त हो गई है। बोल चाल की भाषा में उसको अराजकता बोलते हैं। तो अराजकता यहाँ देखिए, ये दोनों तरफ, इधर भी अगर आते हैं तो इधर भी कानून से बाहर निकल गया, और इधर आते हैं तो ये भी कानून से बाहर निकल गया। तो अराजकतावाद यहां से इधर निकलेगा तब भी और इधर निकलेगा तब भी, लॉ एंड ऑर्डर हट जाता है, कानून का शासन नहीं है, तो दोनों को अराजकतावादी बोलते हैं। यहां इसकी नियत गुड हो सकती है जिसके लिए कानून की जरूरत ही न हो, ऐसी उसकी नियत अच्छी है कि जिसके पीछे पुलिस नहीं चलती, जिसके लिए न्यायपालिका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी नियत क्या अच्छी है, वो जानता है क्या समाज के लिए सही है क्या गलत है, अच्छी नियत से काम करता है। एक ऐसा व्यक्ति है बहुत बदमाश है, दुष्ट है, बैड है, कानून तो है लेकिन उसको मानता ही नहीं है। तो दोनों देखिए अराजकतावादी हो गए। इसको बोला जाता है क्या, दार्शनिक अराजकतावादी। दार्शनिक अराजकतावादी। तो गांधी जी क्या है, दार्शनिक अराजकतावादी है। और इधर देखिए जो दुष्ट टाइप के हैं, जो तोड़ फोड़ करते हैं, बड़ा मुश्किल से तो ट्रेन बनती है, बस बनते हैं, बहुत दुष्ट टाइप के होते हैं, फूंक देते हैं थोड़े ही समय में। ये नहीं जानते कि हमारा देश कितना गरीब है, कैसे कैसे व्यवस्था होती है। ये लोग दुष्ट टाइप के हैं। ये लोग क्या है, ये भी अराजकतावादी है, ये भी अराजकतावादी है। व्यवहार में क्या होता है इसी को हम लोग जानते हैं। वास्तव में जब थ्योरी थॉट पढ़ा जाता है तो ये पढ़ना होता है, दार्शनिक अराजकतावादी। तो इस फिगर को देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि अराजकतावादी व्यवहार में जब भी बोला जाएगा तो आप इसी को ही समझिएगा, लेकिन थ्योरी थॉट की बात आती है तो ये होता है।
अच्छा भी देखिए, कानून का शासन, कानून किसके लिए? व्यवस्था के लिए। स्पीकर को देखिए, आसानी समझ में आ जाएगा। चाहे गांधी जी रहे हो, चाहे जितने अच्छे लोग होते हैं, सब लोग इसी में आ जाते हैं। टॉलस्टॉय हो, चाहे प्रूदो हो, आप भी इसमें आ सकते हैं। आप इतना बढ़िया नियम से अपने आप को संचालित कर रहे हैं जहां कानून की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ लेटी उससे आगे आप हैं। इस तरीके से कहा जाता है गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी है। गांधी जी भी स्वीकार करते थे हमारे देश के लोगों का नैतिक चरित्र का इतना विकास नहीं हुआ है, इसलिए राज्य होना चाहिए। हालांकि राज अराजकतावादी कहता राज होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि राज की जरूरत ही नहीं है, लोग इतने अच्छे हो जाएंगे। फिर भी गांधी जी मानते हैं अभी इतना परिष्करण नहीं हुआ है, इसलिए राज्य होना चाहिए, लेकिन उसका कार्य न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम, अधिकतम नहीं, न्यूनतम। लोग इतने चरित्र का विकास कर लें कि राज का काम न्यूनतम हो। गांधी जी व्यक्तिवादी हैं, यानी व्यक्ति पर केंद्रित करते हैं ताकि लोग अपने नैतिक विकास कर ले। नैतिक चरित्र के माध्यम से राजविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। राज की जरूरत, लोग इतने चरित्र का विकास कर ले, राज की, पुलिस की जरूरत हो ही न, एकदम व्यवस्था स्थापित हो जाए। गांधी जी कहते हैं खाना खाने से पहले अपने पड़ोसी से पता कर लो क्या कि उसने भोजन किया है कि नहीं। जिस दिन ऐसी नीयत आ जाएगी, उस समय पुलिस की जरूरत नहीं होगी, उस समय कानून की जरूरत नहीं होगी। गांधी जी और मार्क्स में तुलना में किया जाता है, दोनों का साथ एक है। गांधी जी और मार्क्स दोनों का साथ एक है, लेकिन साधन अलग अलग है। आप देखेंगे मार्क्स वो खूनी क्रांति की बात करता है साधन में। साध्य क्या है? सबका कल्याण चाहता है, सब लोग खुशहाल रहें, राज की जरूरत ही न हो। गांधी जी कहते हैं राज की जरूरत न हो। तो देखेंगे साध्य में दोनों राज्य को नहीं मानते हैं, लेकिन साधन फर्क है। एक शांति के माध्यम से अराजकतावाद स्थापित करना चाहते हैं, राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। वहीं पर मार्क्स राज्यविहीन समाज खून करके लाना चाहता, कत्ल करके लाना चाहता है, हिंसा के माध्यम से लाना चाहता है। तो याद रखेंगे साध्य में दोनों की समानता है, परंतु साधन में नहीं। गांधी जी सत्ता का केंद्रीकरण नहीं कराना चाहते थे। सत्ता का केंद्रीकरण करने से तानाशाही होती है। सत्ता किसको देना चाहते थे? जनता को। जनता को, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स को हटा करके डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लाना चाहते थे, जिसको सत्ता का विकेंद्रीकरण बोलते हैं। उसी आधार पर देखिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई भारत में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले रहे, जो काफी हद तक डायरेक्शन देते रहे। वहां से उन्होंने प्रेरणा लिया। गांधी जी के विषय में कहा जाता है, गांधी जी कहते थे शत्रु से प्रेम करना। गांधी जी क्या कहते थे? शत्रु से प्रेम करो, शत्रु ही नहीं, कोई व्यक्ति किसी से नफरत मत करो। अगर तुमको कोई शत्रु समझता है तो उससे भी प्रेम करो, क्योंकि शत्रु से प्रेम करना केवल उच्चतम आदर्श ही नहीं, बल्कि सबसे अधिक व्यवहारिक राजनीति भी है। तो इस तरीके से देखेंगे बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में दिया है। सामाजिक पहलू भी हम लोग अध्ययन करेंगे। देश की आजादी में क्या इनका योगदान रहा, उस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको यही रोक देते हैं, बाकी अगले वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।